नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है सेट प्रैक्टिस करना। इससे आपके सिलेबस के सभी चैप्टर का क्विक रिवीजन हो जाता है, भूला हुआ प्रश्न याद हो जाता है और बहुत सारे नए प्रश्न भी सीखते हैं। जीवन का एक लक्ष्य रखिए, दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचिए। सपने में भी वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, धुन सवार हो जाना चाहिए। एक दिन आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेट के माध्यम से स्मार्ट स्टडी। पहला क्वेश्चन है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की? तो इसका करेक्ट आंसर है LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास के लिए। ठीक है। अब पंचायती राज से कई क्वेश्चन है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। और इसी 24 अप्रैल से न पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, पंचायती राज किस संविधान संशोधन के तहत है ना ये लागू किया गया? तो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन के तहत ये लागू हुआ। ठीक है। अब पंचायती राज जब भी पढ़ेंगे ना तो साथ में नगर पालिका भी पढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चला था। ठीक है, तो आपको साथ में ये दोनों ही याद भी हो जाएगा। जैसे 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज से संबंधित और 74वां संविधान संशोधन है नगर पालिका से संबंधित। ठीक है। जैसे पंचायती राज किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है। तो इस तरह से दोनों साथ में याद करना। और दोनों जो लागू हुआ था पंचायत और नगर पालिका 1993 में लागू हुआ था, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये सही है। ठीक है, केवल एक सही है इसमें। और बाकी जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, यानी कि ये राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, ये भी गलत है। राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये भी गलत है। ठीक है। अब राज्यसभा के बारे में कुछ क्वेश्चन जो पूछा जाता है, राज्यसभा लोकसभा, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है? तो 250 हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लोकसभा में कितना? तो 550, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन याद रखना है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो ये मालूम है, देखिए बताते हैं। राज्यसभा और लोकसभा और एक है राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, NDC, ये तीनों का गठन 1952 में हुआ था। ठीक है, तो क्या तीनों याद रहेगा? 1952 में राज्यसभा, लोकसभा और NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, तीनों का स्थापना 1952 में हुआ था। तो ये इसे याद रखना है। ठीक है। संसद किस अनुच्छेद में है? तो संसद है अनुच्छेद 79 में। ठीक है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में? 80 में। और लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो 81 में। इसे याद कैसे रखना है? देखिए तीनों लगातार अनुच्छेद 79, 80 और 81, इसे याद रखना है सरल। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, संसद है 79 अनुच्छेद में और राज्यसभा किस अनुच्छेद में? 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। तो इस तरह से याद रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो लोकसभा के लिए होता है 25 वर्ष। ठीक है। और राज्यसभा के लिए कितना होता है? राज्यसभा के लिए होता है 30 वर्ष न्यूनतम आयु। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना ये कब आरंभ हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था 1974 में, क्योंकि इसका कार्यकाल था जो 5वीं का 1974 से 78 था। और दूसरा जब हुआ था वो 1956, इसका कार्यकाल था 1956 से 61। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1992 से 97, 8वीं। और इस 7वीं हुआ था 1985 से 90। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे याद रखना है आपको कौन सा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था?
तो इसका करेक्ट आंसर है गुरनार मिर्डल के द्वारा दिया गया था, रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। ठीक है, अब कुछ योजनाएं जो कि कब प्रारंभ हुआ, ये से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था, तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ, 1993 में हुआ था। और भारत निर्माण रोजगार ये योजना कब शुरू हुआ था, तो 2005 में हुआ था। ठीक है, कुछ पुराने योजनाएं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे फिर नरेगा योजना कब प्रारंभ हुआ, तो 2 फरवरी 2006 में हुआ था नरेगा। ठीक है, फिर लेकिन 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन मनरेगा रख दिया 2009 में। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो मनरेगा का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है बधाई जो है ये असम राज्य से नहीं है। बाकी ये नट पूजा असम का ही है लोक नृत्य, चोंगली भी असम का है, बिहू भी असम का है। इसमें बिहू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम का है। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये जो नृत्य है इससे क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। ठीक है, जैसे अभी रेलवे एनटीपीसी में एग्जाम पूछा गया था कि सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो सरहुल है कहाँ, झारखंड का। ठीक है, झारखंड का और कौन कौन सा है, देखिए छऊ, सरहुल और कर्मा और विदेशिया बिहार का भी है, ये ध्यान रखना है। तो ये झारखंड का लोक नृत्य है। एक और उत्तराखंड का लोक नृत्य 2 याद रखना है, चपादी और गढ़वाली, ये है उत्तराखंड का। और छत्तीसगढ़ का 2 नृत्य याद रखना है, पंडवानी और नवारानी, कहाँ है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और एक कालबेलिया जो लोक नृत्य है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान का। ठीक है, कालबेलिया। और लावनी और तमाशा ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है BKRV राव ने किया। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किया है। अब यहाँ से ना कुछ क्वेश्चन जो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। प्रति व्यक्ति कितने रुपये लगाया था, तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय लगाया था, ये दादा भाई नेहरू जी ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नेहरू जी ने ही दिया था। अच्छा, उदारवाद का जनक कौन है, तो जॉन लॉक है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारवाद का जनक कौन है, तो वो है ये मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है एकल विक्रेता। एकाधिकार का मतलब होता है एकल विक्रेता, यानी विक्रेता उसमें एक हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एकाधिकार में होता है एकल विक्रेता और अनेक क्रेता होता है। इसमें क्या होता है कि जनता को हानि होती है, एकल विक्रेता में क्या जनता को हानि होती है, अब व्यापारी को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। ठीक है, ये याद रखना है। और भारतीय मानक समय कितना देशांतर पर है, मान लो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारतीय मानक समय। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, 2 देशांतर के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है। ठीक है, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 4 मिनट होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर के देवता हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य, है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी बोलते हैं ना, तो इसलिए सूर्य के देवता हैं कोणार्क मंदिर में। अब यहाँ से मालूम एक क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में इस बार पूछा गया था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कितवीं शताब्दी में बना, तो आपको ध्यान रखना है 1250 ईस्वी में बना था, यानी 13वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा घुमा कर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम, ये ध्यान रखना है, 13वीं शताब्दी में हुआ था। अब इसी टाइप के 2 क्वेश्चन और याद रखना है जो पूछा जाता है कि कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, कांची का कैलाश का मंदिर। एक है एलोरा का कैलाश का मंदिर, तो एलोरा का कैलाश का मंदिर निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में है।
ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पर कुछ याद रखना है ये चीज़ें कि संविधान में किस अनुसूची के तहत पंचायती राज जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची के तहत। नगर पालिका को कौन अनुसूची में जोड़ा गया है, तो 12वीं अनुसूची में। पंचायती राज क्यों संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ, 73वां। नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन के तहत। 11वीं अनुसूची में कितना विषय है, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया, तो विलय का नीति किसने पेश किया था, हड़प नीति किसने अपनाया, तो डलहौजी ने। इसका आंसर भी डलहौजी है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन में है ना, सबसे एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगर ध्यान करें तो देखिए, वारेन हेस्टिंग्स क्या है, तो प्रांतों में यानी कि द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया, ठीक है। और सहायक संधि का जनक कौन है, तो लॉर्ड बेलेजली है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना, ये क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है कि मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन मुख्यतः हवा और जल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यूर्टो रिको खाई यानी कि प्यूर्टो रिको ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। प्यूर्टो रिको खाई अटलांटिक महासागर में है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि सबसे गहरा गर्त यानी कि संसार का पृथ्वी पर है ना सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मरियाना गर्त है, ठीक है। मरियाना गर्त किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। मालूम है 11 किलोमीटर नीचे अंदर तक गहराई उसका बिंदु है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सुंडा गर्त किस महासागर में है, तो सुंडा गर्त या तो जावा गर्त, एक ही नाम है, यह है हिंद महासागर में। अच्छा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो वो है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। सिंपल कभी पूछा जाएगा आपको, बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। घास का मैदान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रेरी घास का मैदान कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। सवाना कहाँ है, सवाना अफ्रीका में। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ध्यान रखना है। डाउन्स वाला ऐसे याद कैसे रखना है, अभी जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप है तो अभी क्या इंडिया के सामने इसका पोजीशन क्या डाउन हो गया, ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन क्या डाउन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा ताकतवर हमेशा रहा है क्रिकेट में, तो ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन क्या हुआ, डाउन हो गया। यानी डाउन्स घास का मैदान किस देश का है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। तो एक चीज़ आपको यहाँ डिटेल में बताते हैं कि देखिए ये सूर्य है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों को लिखते हैं अगर, तो पहला कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये सूर्य से दूरी के क्रम में है। आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बन जाएगा आराम से। सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पूछा सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है, तो ये वरुण है, ठीक है। अगर पूछे सूर्य से दूरी क्रम में सबसे पहला ग्रह कौन सा है, सबसे नज़दीक, तो वो कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा तो सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र हो जाएगा। तो इस तरह से कई क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। अब इसमें यहाँ ये याद रखना है कि देखिए इसमें आंतरिक ग्रह कौन सा होता है, तो यहाँ याद रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चार ग्रह जो है ना, पहला ये आंतरिक ग्रह कहलाता है, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्या है, बाह्य ग्रह कहलाता है। कैसे, देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है, तो क्षुद्र ग्रह यहाँ पर है, मालूम, ये मंगल और बृहस्पति के बीच है। तो क्षुद्र ग्रह के जो बाएं साइड है वो हो गया आंतरिक ग्रह, और क्षुद्र ग्रह के जो दाहिने साइड है वो हो गया बाह्य ग्रह। क्वेश्चन कभी डाल दिया जाता है कि इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक है। तीन ऑप्शन में ये दे देगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, एक दे देगा शनि, तो क्या होगा, शनि आंतरिक ग्रह नहीं है, तो ध्यान रखना है। और इसे याद कैसे रखना है, आठों ग्रह का क्रम के अनुसार, देखिए चार चार करके याद रखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये चाहे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा कि अभी वर्तमान में, अभी सितंबर में ये रिपोर्ट आया था कि सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास हो गया मालूम, शनि के पास 145 उपग्रह हो गया शनि के पास, और बृहस्पति के पास है 95 उपग्रह। तो ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ वरुण के बारे में कुछ और जानते हैं। वरुण के बारे में क्या, ये हरे रंग का ग्रह है, ये अति शीतल मीथेन का बादल इस पर वरुण पे रहता है, वरुण के सतहों पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, ये हो गया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांझ का तारा किसे कहा जाता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है, और गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये, और पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है, ये सारे के आंसर शुक्र है, ठीक है। फिर से समझिए, सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, सब को ये शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, और लाल ग्रह मंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सानिया मिर्जा ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, टेनिस से। सानिया मिर्जा किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है बृहद्रथ था, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक किसका पौत्र है, तो आपको ध्यान रखना है अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है, पौत्र यानी पोता। ऐसे समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र है अशोक, तो ये ध्यान रखना है। देखिए 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र ने क्या किया, शुंग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये आया था मोरक्को से, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को को। इस टाइप से मालूम दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये यात्री कहाँ का था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। इब्न बतूता कहाँ का था, तो ये था मोरक्को का, और एक आता है निकोलो कांटी, ये कहाँ का यात्री था, तो इटली का था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। अच्छा, ये जो इब्न बतूता है ये किसके समय भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। एक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है, तो इब्न बतूता है। तो निकोलो कांटी कहाँ का यात्री था, इटली का, किसके समय भारत आया था, देवराय प्रथम के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तराखंड की राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर कहा जाता है। अच्छा, उत्तराखंड का ये गठन कब हुआ था, उत्तराखंड राज्य कब बना था, तो 2000 ईस्वी में बना था। देखिए 2000 ईस्वी में 3 राज्य, नए राज्य का निर्माण हुआ था। कौन कौन सा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इसे याद कैसे रखना है, तीनों 2000 ईस्वी में हुआ, इसे याद रखना है छप्पर, उरा, झार के। छप्पर यानी छत्तीसगढ़, उरा यानी उत्तराखंड, झार के यानी झारखंड, ये तीनों 2000 ईस्वी में बना था। अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान में अभी सीएम कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी, ये याद रखना है। और उत्तराखंड का ये हो गया, उत्तराखंड का मालूम राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह। और एक क्वेश्चन आता है उत्तराखंड से कि नंदा देवी चोटी कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में ही, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म है म्यांमार का प्रमुख धर्म। अब म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो बर्मा है, ये ध्यान रखना है। म्यांमार की राजधानी क्या है, नायपीडा, या तो नई पैताब भी कभी देता है, नायपीडा। मुद्रा क्या है इसका म्यांमार की, तो कयात है। और म्यांमार की भाषा क्या है, तो बर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो एक थे, तो ये क्या थे, तो ये कवि भी थे और इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे, यानी इसका आंसर हो जाता है ये तीनों। अमीर खुसरो मालूम इसे क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन आता है कि तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। और यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, तो अलाउद्दीन खिलजी का था, ठीक है। अच्छा, संगीत का वर्णन किस वेद में है, तो संगीत का वर्णन है सामवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है, किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है, तो रीट जारी किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया रीट। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि रीट कौन जारी कर सकता है, कौन जारी करता है। कभी ऑप्शन में रहेगा उच्च न्यायालय, फिर रहेगा उच्चतम न्यायालय, दोनों या तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है रीट है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों जारी करता है, ठीक है। रीट कितना है, रीट है 5, ये ध्यान रखना है। और कौन कौन सा है, तो वो है, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर है अधिकार परीक्षा, तीसरा प्रतिषेध, और चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा परम आदेश, ठीक है। ये 5 रीट होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है,
तो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट जो है ना अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पर्णपाती वन, ठीक है ना। ज़्यादातर इसके पत्ते झड़े रहते हैं, पर्णपाती वन, ठीक है। और पर्णपाती वन का उदाहरण कौन कौन सा है? तो शीशम, पीपल, बरगद, ये सब पर्णपाती वन का उदाहरण है। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो ये सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में। और हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक में, ठीक है। हम्पी किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है ये, ठीक है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर की राजधानी कहाँ है? तो हम्पी है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में, ये ध्यान रखना है। और ये जो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किया था वो कब किया था? 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर है? तो हम्पी किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है ना, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? तो इसका आंसर है वारंगल। प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन है सिंपल, एक जानकारी याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रताप रुद्रदेव तृतीय वारंगल के शासक थे, ठीक है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय वारंगल के शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है देवराय द्वितीय था। जब अब्दुल रज्जाक आया था विजयनगर तो उस समय विजयनगर का शासक कौन था? देवराय द्वितीय था, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि इटली का यात्री जो है ना निकोलो कांटी इटली का था, वो किसके समय भारत आया था? देवराय प्रथम के समय आया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद शब्द का अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उपनिषद का अर्थ क्या है? तो उपनिषद का अर्थ है निष्ठापूर्वक पास बैठना, ये ध्यान रखना है। अच्छा, वेद के रचयिता कौन है? तो आपको ध्यान रखना है वेद के रचयिता, महाभारत के रचयिता और भगवद गीता के रचयिता, ये तीनों के रचयिता हैं वेद व्यास, ठीक है। वेद है कितना? तो 4 वेद है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। और कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है? तो शूद्र का उल्लेख है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है। यज्ञ का अनुष्ठान किस वेद में? तो यजुर्वेद में। संगीत का वर्णन किस वेद में? सामवेद में। जादू टोना ये अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांभर लबन झील कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये राजस्थान में है, ठीक है। अब झील से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भारत का जो बताते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो बुल्लर झील है जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? चिल्का झील है उड़ीसा में। और ये मालूम सबसे अगर पूछे कि नमकीन झील कौन सा भारत का, तो ये सांभर झील है जो कि राजस्थान में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट जो बिहार की दृष्टि से है कि अनुपम झील किस जिला में? बिहार के किस जिला में अनुपम झील? तो कैमूर जिला में, ठीक है। बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है? तो कांवर झील है। कहाँ है? बेगूसराय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 में चला था। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। कहाँ से कहाँ? बम्बई से थाने 34 किलोमीटर चला था, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, ये याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किसके समय सबसे अधिक रेलवे का विकास हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो वो है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये तीनों नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में है ना। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, इसे याद भी रखना है ऐसे। सत सिंधु ब्रह्मपुत्र यानी सत सिंधु ब्रह्मपुत्र यानी कि सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तीनों तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। बाकी ये नदियाँ जो है महानदी, रावी और चिनाब ये उद्गम स्थल भारत में है। तो इसका आंसर हो गया था भारत में किसका नहीं है? इसका तिब्बत में यानी चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत कोकिला। उषा मेहता किस लिए प्रसिद्ध है? इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ने रेडियो प्रसारण ये का कार्य प्रारंभ किया था ये उषा मेहता ने। विजय लक्ष्मी पंडित से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ? 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका था? बिहार का। तो सबसे अधिक बिहार किस में है? यहाँ है ना, ऑप्शन नंबर ए में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का था। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का था? तो यूपी का है। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382। ठीक है, और बिहार के जनसंख्या घनत्व था 1106। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेर महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है कि ये जयपुर में है। ठीक है, आमेर महल कहाँ है? जयपुर में है। और जयपुर को और क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को ही कहा जाता है। कहाँ है? राजस्थान में, यानी राजस्थान की राजधानी है जयपुर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यह ध्यान रखना है कि सवाई जयसिंह जो है ना, ये जयपुर का प्रसिद्ध शासक था और इसने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह ने ही करवाया था। जंतर मंतर कितना है? तो 5 है। कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ है? तो इसे याद रखना है। देखिए, यूपी में 2 है। कौन कौन? मथुरा और वाराणसी। ठीक है, जंतर मंतर ये 2 हो गया यूपी में। एमपी में एक है उज्जैन। तो यूपी और एमपी मिला के 3 हो गया। और एक है दिल्ली में और एक है राजस्थान में, यानी कि 5 ये जंतर मंतर है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जंतर मंतर का संबंध किससे? वो क्या था? तो मालूम, एक खगोलीय वेधशाला था। यानी कि जो अभी जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है ना श्रीहरिकोटा से, तो वो पहले जो भी परीक्षण होता था ना, ये जंतर मंतर से ही होता था। तो खगोलीय वेधशाला से संबंधित है जंतर मंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सुल्तानपुर जो है, ये बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। ठीक है, ये सुल्तानपुर जो है एक झील अभ्यारण्य है जो कि हरियाणा में है। ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय जो पार्क अभ्यारण्य है ये कहाँ है? सरिस्का है राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक में, मानस ये कहाँ? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से एक देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। तो किस देश का किया है? तो सिंगापुर के 7 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है PSLV C56 से। कब? जुलाई 2023 में। तो ये ध्यान रखना है, सिंगापुर का है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुनों को आक्रमण हुआ था। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हुनों को पराजित किसने किया था? तो स्कंद गुप्त ने किया, स्कंद गुप्त ने किया था। ठीक है, अब यहाँ आया गुप्त वंश की बात है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। ये ध्यान रखना है। और जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बिना बजाते हुए सिक्कों पर वर्णन किसको दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, गुप्तों की भाषा क्या है? तो संस्कृत है। इसे याद रखना है, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत। और एक मुगल की भाषा पूछा जाता है। मुगल की भाषा क्या है? तो वो है फारसी। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय पार्क है वो जिसे भारत में स्थापित किया गया, मतलब भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क था। फिर हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अभी जो वर्तमान में हो गया इसका रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम हो गया। ये ध्यान रखना है। और पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
तो इसका करेक्ट आंसर है कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना है। ठीक है, महमूद गजनवी से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो वो 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कब किया था, तो 1025 ईस्वी में किया था, तो ये भी ध्यान रखना है। और महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो जाटों के विरुद्ध था, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि अलबरूनी किसके समय भारत आया था, तो महमूद गजनवी के समय भारत आया था। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो अलबरूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे। इसे याद भी करवाए थे पीछे कि देखिए ताज़ा, कोई भी चीज़ ताज़ा है ना तो उसे कोई नहीं दूसेगा, ऐसे रिलेट कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के ना बहुत सारा नाम है, जैसे ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो इसलिए कुछ रिलेट करके जब याद करेंगे तभी याद भी रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ताज़ा कोई भी चीज़ रहेगा तो उसे दूसेंगे नहीं। ठीक है, तो ताजिकिस्तान के दुशांबे। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, कजाकिस्तान के अस्ताना। ठीक है, कजाकिस्तान के अस्ताना। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। तो उज्बेकिस्तान की ताशकंद, इसे कैसे रिलेट कर लेना है, आप अपने तरीके से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ ऐसे रिलेट कर लीजिए कि जैसे ताशकंद है ना, तो ताश खेलने में उब लगता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता है ना, उब लगता है, यानी कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबत, तुर्कमेनिस्तान के अशगाबत। और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, किर्गिस्तान के बिश्केक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में जो वो आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 3 स्वर्ण पदक भारतीय तीरंदाज द्वारा लाया गया है। जो सिंगल एकल प्रतियोगिता में गोपीचंद स्वामी और ओजस परवीन को मिला है। ठीक है, स्वर्ण पदक गोपीचंद स्वामी और ओजस परवीन। और तीसरा स्वर्ण पदक मिला है सुरेखा, परनीत और गोपीचंद को सम्मिलित रूप से मिला है, तो ये तीनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कि कॉफ़ी बागान कहाँ लगाए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ये चिकमंगलूर जनपद में लगाया गया था। चिकमंगलूर कहाँ है, तो ये कर्नाटक में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है, तो ब्राज़ील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है, तो हैं ये खुशवंत सिंह है। ठीक है, खुशवंत सिंह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, तो खुशवंत सिंह है, ये ध्यान रखना है। झुम्पा लाहिड़ी का एक प्रसिद्ध फेमस जो कि पूछा जाता है कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज पुस्तक के लेखक कौन है, झुम्पा लाहिड़ी है। और एक दो और याद रखिए यहाँ पे, हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है, BS नायपॉल। और अन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, BS नायपॉल ही है। ये सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे GV मावलंकर। कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो GV मावलंकर है। अच्छा, लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो मीरा कुमार है। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों को जोड़ने यानी कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेतवा नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अटलांटिक महासागर का भाग है। मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर ये अटलांटिक महासागर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। मिस वर्ल्ड 2023 कहाँ होगा, भारत में इसका आयोजन होगा। ठीक है, अच्छा, भारत की पहली मिस वर्ल्ड विजेता कौन है मालूम, रीता फारिया है। अब तक भारत के कितने लोगों को मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है 6 लोगों को। ठीक है, कौन कौन सा है, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी। ये 4 हुआ, फिर से समझिए, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, और 2 हैं प्रियंका चोपड़ा। सबसे लाटेस्ट जो मिला 2017 में मानुषी छिल्लर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से बिहार कितना पदक जीता था, तो 7 पदक जीता था। ठीक है, 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीता था। बिहार का स्थान कौन सा था, तो 24वां स्थान पर रहा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में। बिहार का स्थान कौन सा था, 24वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में कौन सा
देश शंघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान जो है एससीओ का अस्थायी सदस्य बना है। अच्छा, ये शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चीन की राजधानी बीजिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 कि अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हरियाणा। ठीक है, इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है, करंट अफेयर में पूछा जाएगा। ठीक है, 100% विद्युतीकरण वाला है हरियाणा। अच्छा, 100% घरों को, ये तो रेल नेटवर्क वाला हुआ, 100% घरों को विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा? गुजरात। और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और हर घर जल परमाणु प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब समानुपाती होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये प्रतिबिंब के आकार या वस्तु के आकार के समानुपाती होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किसके समानुपाती होता है? प्रतिबिंब के आकार या वस्तु के आकार के समानुपाती होता है। अब ये आंख से न कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आंखों का जो नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो रतौंधी बीमारी होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। आंखों में जो होता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे याद कैसे करना है? दूर यानी 2 लीटर है, 2 लीटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लीटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, और ये 3 लीटर है इसमें निकट, तो 3 लीटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लीटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व वो दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है कम हो जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व वो दाब क्या सामान्य अवस्था की तुलना में कम होता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि अनुदैर्ध्य तरंग जो है ना, जैसे ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कभी डायरेक्ट पूछा जाए तो ध्वनि कौन सा तरंग है? ध्वनि धैर्य, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, ध्वनि सबसे अधिक किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलता है? तो ठोस में चलता है। ठीक है, सबसे अधिक गति किस में होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो ये ध्यान रखना है। और ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल और हरा रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो बनता है कैसा? पीला। लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला बनता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? नीला है ना, हरा और लाल। इसे याद कैसे रखना? निहाल, निहाल यानी नीला, हरा, लाल प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये सहसंयोजी आबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो उच्चतम बिंदु तक है पहुंचने में लिया गया समय बराबर होता है T बराबर U, यानी कि जिस गति से फेंका गया ऊपर, U बट्टा क्या होता है? जो गुरुत्वाकर्षण जो बल जो खींचता है वो, बट्टा में G है ना, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ये। ठीक है, G हो गया। तो U का मान कितना है? जो इतना चाल से फेंका गया ऊपर, तो 49 है, 49 मीटर प्रति सेकेंड। और G का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये पॉइंट से यहाँ ऊपर चला जाएगा, यहाँ 10 और 49 दूनी 98, और 2 से ये काट दीजिए 5, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर से मीटर ये कट जाएगा यहाँ, तो 5 सेकेंड इसका आंसर होगा। ठीक है, 5 सेकेंड में वो क्या होगा? गेंद द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है शून्य होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथोड किरणें है, तो इसका आंसर है ये इलेक्ट्रॉनिक की धारा जो होता है वो कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरणें क्या होता है? अदृश्य होता है, यह सीधी रेखाओं में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं, तो ये करता है ग्रसनी में।
ठीक है, कहाँ करता है? ग्रसनी में। अच्छा, भोजन पूर्णतः पचता कहाँ है? तो छोटी आंत में। क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछता है कि भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। अच्छा, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा लोह चुंबकीय होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ये क्या होता है? लोहा जो होता है लोह चुंबकीय होता है। अच्छा, लोहा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मान लो उड़ीसा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? तो इसका आंसर है कि एल्युमिनियम जो ये फ्लोरोस्पार में एल्युमिनियम नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये डायोलाइट, फेल्डस्पार और माइका में एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। अब भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तीसरा तत्व अगर पूछे तो वो भी एल्युमिनियम होगा। देखिए, पृथ्वी के जो भू प्रॉपर्टी में पूछा जाता है कभी कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो आपको याद रखना है पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन हो गया अधातु, उसके बाद है एल्युमिनियम, उसके बाद है लोहा। ठीक है, आसी एलो ऐसे याद रखना, आसी एलो। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। अगर पूछ दे कि पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाना दूसरा धातु कौन सा है, तो लोहा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा धातु पाया जाता है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये ब्रिक के प्रतिस्थापन में होता है। ठीक है, ब्रिक यानी किडनी। ठीक है, किडनी के प्रतिस्थापन में होता है किसका? डायलिसिस का प्रयोग होता है। अच्छा, किडनी की इकाई क्या है ये पूछा जाता है, नेफ्रॉन है। और इसी तरह एक तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो वो है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर है लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। देखिए, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे जितना ज़्यादा होगा उसका विक्षेपण उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इसका विक्षेपण सबसे ज़्यादा मतलब कि तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी रंग का। तो ये जो सूर्य का उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है वो क्या होता है? विक्षेपण के कारण, यानी प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण रहता है? तो वो होता है अपवर्तन के कारण। उसे याद रखना कैसे? देखिए, तारों का टिमटिमाना यानी कि अप डाउन हो रहा है, यानी अपवर्तन, अप डाउन अपवर्तन, वैसे रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, तो राशि x क्या है? तो ऊर्जा है वो। ठीक है, वो जो ध्वनि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो राशि x का स्थानांतरण करती है, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, यकृत से अच्छा सबसे छोटी ग्रंथि पहले जान लीजिए, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो पीनियल ग्रंथि, वो कहाँ है? मस्तिष्क में पाया जाता है। अब यकृत से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई यकृत। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय में भोजन के बाद क्या मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जठर रस मिलता है। भोजन के बाद क्या मिलता है? जठर रस। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इनमें से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो इनमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ये सर्वदाता जो है ना, रक्तदाता है ये, इसमें मालूम कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये सबको ब्लड दे सकता है। इसका आंसर हो जाता है डी, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अच्छा सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो वो है ए बी।
AB में क्या नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी उसमें नहीं होता है, यानी कि एंटीबॉडी नहीं होता है, यानी किसी बॉडी को एंटी नहीं करता है, ऐसे याद कर लीजिए। तो वो क्या है, सबको ग्रहण कर लेता है। AB है सर्वग्राही रक्त समूह है AB। अच्छा, रक्त समूह की खोज किसने किया, तो लैंड स्टीनर ने किया। अच्छा, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, तो वो विलियम हार्वे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्किन का सामान्य सूत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्किन का है ये सी, ऑप्शन नंबर सी, CnH2n। ठीक है, ये तीनों के बारे में पूछा जाएगा आपको। एल्किन के पूछ लिया, कभी पूछेगा एल्केन, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस, यहाँ हो जाता है +2, और ये होता है एल्काइंस, तो उसमें क्या होगा, यही सब चीज़ होगा, माइनस में हो जाएगा 2, CnH2n -2, वो हो जाता है एल्काइन का सूत्र। तो ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा, वो परिवर्तित रहता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। क्या आता है, वो परिवर्तित रहता है, क्योंकि वो जो पानी का जो बर्फ़ का जो टुकड़ा है ना, वो क्या होता है कि वो अपने आयतन के बराबर पानी को मतलब कि हटा करके स्थापित करके वो अपना जगह बनाए रहता है, इसलिए वो पिघलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक चीज़ पूछा जाता है कि जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, तो वो 1/10 भाग है ना, पानी के ऊपर रहता है। ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखना है। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, और ये कन्फ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है, क्योंकि एक है हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रो है ना, ग्रो यहाँ रहेगा और यहाँ एक रहेगा हाइड्रोमीटर, एक है हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो ऐसे कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे तो कैसे करना है, देखिए आपेक्षिक घनत्व पूछेगा, तो घनत्व का इंग्लिश क्या होता है, डेंसिटी, तो डेंसिटी यानी कि डो वाला रहेगा हाइड्रोमीटर। घनत्व वाला पूछेगा कि आपेक्षिक घनत्व, तो डो वाला करना हाइड्रोमीटर, और सिंपल पूछेगा आपेक्षिक आर्द्रता, तो हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई होगी, इसमें जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए जो मीनार की लगभग ऊंचाई पूछा है, यानी कि उसका डिस्टेंस जो पूछा है, ऊंचाई हाइट पूछा है, तो उसका सूत्र क्या होता है मालूम, उसका डिस्टेंस बराबर होगा UT प्लस हाफ, और गुरुत्व जी का मान दिया है तो यहाँ होगा GT स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि शून्य वेग से फेंका, यानी कि U का मान है 0 दिया है, शून्य U का मान है 0 दिया है, तो ये वाला 0 हो जाएगा, U गुना T है तो 0 गुना T हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इससे बनेगा, तो इसमें क्या है हाफ, G का मान कितना दिया 10 और T का मान कितना 4, तो 4 को स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16। अब ये 2 से ये काट दीजिए, 5 2 पचे 10 और 16 पचे 80 हो जाएगा, यानी कि 80 मीटर मीनार की ऊंचाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका आंसर है कि ये प्रतिरोध, धातु को जब गर्म करेंगे ना तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ये ध्यान रखना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, अब प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो कवक होता है, ठीक है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी। इसे याद कैसे रखना है, कभी कन्फ्यूजन भी ना हो। देखिए साफ काम, बस एक शब्द याद रखना है, साफ काम, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये दोनों से कि कवक के साथ शैवाल का सहजीवी संबंध किस में मिलता है, तो लाइकेन में मिलता है। डायरेक्ट घुमाकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन है ना किसका सहजीवी संबंध है, तो कवक और शैवाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक ने दिया। कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है। अब डीएनए का कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाता है, इसका हो जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और एक है आरएनए,
तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, डीएनए में कितना नाइट्रोजनी क्षार होता है? तो 4 होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइट्रोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये अंकुरित अनाजों में विटामिन ए महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? किसमें? तो अंकुरित अनाजों से भरपूर मात्रा में मिलता है, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरोल है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन का खोज किसने किया? तो काश्मीर फंक ने किया था, ठीक है। काश्मीर फंक ने किया था विटामिन की खोज। अब विटामिन का क्या है ना, रासायनिक नाम ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको सारे जो मेन है वो विटामिन का रासायनिक नाम आपको जानना है, ठीक है। जैसे ए का, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का है थाइमिन। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का नाम क्या है? तो इसका है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनिन, फिलोक्विनोन। तो इसे याद कैसे रखना है? इसे याद रखना है, एक लाइन याद रखना है, रथ पर एक टॉफी। पर को साइलेंट रखना है, रथ पर एक टॉफी। अब रथ एक से क्या हो गया? रेटिनॉल, थाइमिन, और एक से यानी एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, और टॉफी यानी टोकोफेरॉल और फिलोक्विनिन। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 12 का पूरा जीके और साइंस का क्वेश्चन होता है समाप्त। आपके एग्जाम में कुल 150 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 75 क्वेश्चन जीके और साइंस का पूछा जाएगा। इसमें 75 क्वेश्चन जीके और साइंस का मैं शानदार तैयारी करवाऊंगा, और कभी टाइम मिला तो मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वादक है वो, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म बिहार में हुआ था, बिहार के बक्सर के डुमराव में हुआ था, तो इसलिए ध्यान रखना है, शहनाई वादक है वो। आज का क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाएं, लेकिन एक चीज़ नहीं भूलना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।